हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं कमलेश सिंह, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के सिंह स्टडी ग्रुप में। आज हम लोग कक्षा 12 के फिजिक्स के वैद्युत क्षेत्र के विषय में आगे के टॉपिक पर अध्ययन करने के लिए उपस्थित हैं। आज का टॉपिक है हम लोगों का इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं वैद्युत बल रेखा क्या होती हैं, वैद्युत बल रेखा की क्या विशेषताएँ होती हैं, उन सब तथ्यों पे हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। उसके पहले कूलाम का नियम और सब चीज़ों को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है ये आपको पिछले वीडियो में बहुत स्पष्ट समझाया गया है कि किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक कोई अन्य आवेश अपने ऊपर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है तो उसी क्षेत्र को हम लोग वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब वैद्युत क्षेत्र का मान कितना है, कहाँ पर आवेश है तो उस पर कम बल लगेगा, आवेश कहाँ चला जाए तो उस पर लगने वाले बल का मान अधिक हो जाएगा। इन सब तथ्यों की जानकारी के लिए हम लोगों को इंटेंसिटी की आवश्यकता होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की आवश्यकता होती है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित किया जाता है कि किसी भी आवेश के वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मान लीजिए आवेश है और इससे किसी दूरी पर एक बिंदु है R और इस बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो इस बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल या किसी भी आवेश पर लगने वाले बल और उस आवेश के मात्रा के अनुपात को हम लोग कहते हैं इस बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी भी आवेश के वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर लगने वाले बल और उस आवेश के मात्रा के अनुपात को हम लोग कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एकदम सीधा और सरल परिभाषा। तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए एक सूत्र भी निकल के आता है कि E बराबर F/Q0। अब यहाँ से हम लोग अभी निकाल सकते हैं कि किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश स्थित है तो उस पर कितना बल लगेगा, तो उस आवेश पर लगने वाले बल का मान यहाँ से इस सूत्र से हम लोग को साफ साफ ये दिख रहा है कि F = E × Q0, मतलब किसी आवेश पर कितना बल लगता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में आवेश के मात्रा का गुणा करा देंगे तो हम लोगों को उस बिंदु पर रखे आवेश पर लगने वाले बल का मान यहाँ से भी प्राप्त हो जाएगा। हो सकता है लगने वाले बल का मान तो कूलाम के नियम से भी निकाल सकते हैं, लेकिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के आधार पर लगने वाले बल का मान जो है इस सूत्र से भी प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद वैद्युत क्षेत्र का मात्रक, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होगा, तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक जो होता है यूनिट ऑफ ई, इसका मान सीधे सीधे न्यूटन प्रति कूलाम। बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम हो जाता है। इसका मात्रक यह एक सदिश राशि, वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होता है। अब वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो है F की दिशा में वैद्युत क्षेत्र होता है। तो उस सूत्र को मॉडिफाई करके हम सदिश के रूप में वैद्युत क्षेत्र के सूत्र को इस प्रकार से लिख सकते हैं कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित आवेश पर बल जिस दिशा में लग रहा है उसी दिशा में उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी दिशा होती है, वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा होती है। वैसे आवेश के पद में वैद्युत क्षेत्र का दिशा आपको बताया गया है कि वैद्युत क्षेत्र जो है धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होता है वैद्युत क्षेत्र। और वैसे भी अगर बल के आधार पर देखना है तो जिधर बल की दिशा होती है, रखे गए आवेश पर लगने वाले बल की दिशा जिधर होती है उधर ही उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी होती है। इसके बाद से इसका बीमा भी चाहे तो निकाल सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र की बीमा। तो सीधे आप यहाँ पे बल का बीमा लिखिए, फिर आवेश की बीमा लिखिए और दोनों को हल कर दीजिए, वैद्युत क्षेत्र का बीमा भी निकल जाता है। एकदम सामान्य सी चीज़ है। अब हम लोग यहाँ के बाद अब हम लोग वैद्युत क्षेत्र का मान निकालने चल रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के आवेशों के लिए वैद्युत क्षेत्र कहाँ स्थित हुआ, कितना होगा। जैसे आवेश अलग अलग प्रकार के क्यों, क्योंकि पता है हम लोगों को कि आवेश किसी न किसी मीडियम में ही होगा, आवेश का स्वतंत्र रूप से होना संभव नहीं है। आवेश किसी न किसी माध्यम में ही होगा, किसी न किसी माध्यम पर होगा, वस्तु पर होगा। तो किसी भी वस्तु पर आवेश है तो मान लीजिए कि आवेश किस रूप में हो सकता है, तो आवेश एक बिंदु के रूप में हो सकता है, या आवेश किसी रेखीय चालक पे अगर इसको हम आवेश देते हैं या आवेशित करते हैं तो आवेश जो इस रेखीय चालक पे समान रूप से सभी जगहों पे एक समान रूप से क्या होंगे, वितरित हो जाएंगे। या किसी प्लेट, धातु की एक प्लेट ले लें, उसको आवेशित करें तो धातु के प्लेट को आवेशित करेंगे तो इस पे आवेश जो है क्या होंगे, प्लेट पे एक समान रूप से चारों ओर फैल जाएंगे। तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आ रहा होगा कि आवेश की स्थिति जो अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है। तो किस स्थिति में वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा,
तो इसमें जो अभी हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा पढ़े हैं, उस परिभाषा के आधार पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान जो है हम लोग केवल बिंदु आवेश के लिए ज्ञात कर सकते हैं। किसी चालक पे या किसी प्लेट पे या किसी गोले पे या किसी ठोस गोले पे या किसी बेलन पे अगर आवेश हैं या वो वस्तुएं आवेशित है तो उसका वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, इस तथ्य का अध्ययन हम लोग अगले टॉपिक में मतलब और आगे करेंगे। जब हम लोग गास प्रमेय पढ़ लेंगे तो गास प्रमेय के आधार पे वहाँ पे हम लोग वैद्युत क्षेत्र का मान निकाल पाते हैं। अभी हम लोग वैद्युत क्षेत्र निकालने जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बिंदु आवेश के कारण। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स, मतलब एक ऐसा आवेश जो एक बिंदु के रूप में हो और इसको दिए गए आवेश की मात्रा जो है प्लस क्यू हो, मतलब बिंदु ओ पे प्लस क्यू आवेश स्थित है, तो इससे किसी दूरी r पर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, इसके मान की जो है हम लोगों को गणना करनी है। तो ये टॉपिक है कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए कैसे करेंगे, तो माना बिंदु ओ पे प्लस क्यू आवेश है और बिंदु ओ से r दूरी पे एक बिंदु P है। बिंदु P पर आप रख दो कोई आवेश के जगह पे हम पहले भी बताए थे कि हम लोग इस तरह के कार्यों के लिए परीक्षण आवेश का उपयोग करते हैं। तो मान लीजिए परीक्षण आवेश जो है प्लस क्यू आवेश से r दूरी पे स्थित है। तो हम लोगों को आवेश वो तीव्रता के लिए क्या चाहिए, तो तीव्रता के लिए हम लोग चाहिए कि परीक्षण आवेश पे कितना बल लग रहा है और उसी परीक्षण आवेश के अनुपात को ही हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में जानते हैं। तो किसी एक आवेश से r दूरी पे कोई दूसरा आवेश स्थित है तो इस पर कितना बल लगता है, उस बल का मान हम लोग सीधे निकाल सकते हैं कूलाम के नियम से। तो प्लस क्यू आवेश क्यू जीरो परीक्षण आवेश पर बल कितना होगा, तो परीक्षण आवेश पे बल का जो मान होगा वो सीधे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाई r स्क्वायर हो जाएगा, परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल का मान। इस प्रकार इस बिंदु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो तीव्रता के लिए हमारे पास फार्मूला E = F/Q0 और यहाँ से E का मान निकालने जा रहे हैं अगर हम लोग, तो ये पूरा मान लिखते हुए और इसमें क्या करना है, इसी में Q0 दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान Q × Q0/r² होता है। तो यहाँ पे Q0/r² और पूरे को जो है Q0 से फिर भाग कर देंगे, इस Q0 से Q0 कट जाएगा और यहाँ हम लोग को मिल जाएगा या E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q/r²। यानी कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान होता है वह मान जो है इस मान के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। इस सूत्र से एकदम स्पष्ट है कि जैसे जैसे r का मान बढ़ता है वैसे वैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती है। यहाँ r² है, ये भी व्युत्क्रम वर्ग में ही आता है, E = 1/r²। यानी कि दूरी बढ़ने पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, बहुत तेज़ी से घटता है। बिंदु आवेश के कारण दूरी बढ़ने पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान वर्ग के अनुसार घटता है। जैसे कि अगर दूरी 2 गुना कर दिया जाए तीव्रता घट के, तीव्रता जो है पहले से कितना गुना घटेगा, तो 4 गुना घटेगा, दूरी के वर्ग के अनुपात में घटता है। अब इसके आधार पर अगर हम लोग वक्र खींचें किसके बीच, E और R के बीच, तो जो वक्र मिलेगा r इस पर ले लीजिए, E इस पर ले लीजिए, यहाँ जो वक्र मिलेगा वह तेज़ी से घटता, मतलब इसे ऐसे कुछ वक्र मिलेगा किसके लिए, E = 1/r² के लिए। क्योंकि पता है अगर E = r होता है, E = r जहाँ कहीं पर भी होता है तो उसके लिए हम लोगों को एक रेखा मिलता है। मतलब रेखा ऐसे नहीं मिलेगा, E = r मतलब ये मूल बिंदु से जाती हुई एक ऐसी रेखा मिलेगी। तो E अनुक्रमानुपाती 1/r², उसका वक्र जो है कुछ लगभग इस तरह का प्राप्त होता है। यह हो गया बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि हम लोग सीधे परिभाषा के आधार से प्राप्त कर लिए। इसके बाद अगर हम लोग चाहें तो एक और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हम लोग निकाल सकते हैं एक स्थिति में और वो स्थिति क्या है, वो स्थिति है कि किसी वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी वलय के कारण मतलब वलय क्या होता है, रिंग, अंगूठी, साइकिल का पहिया, चूड़ी, इस तरह के जो होते हैं उसको हम लोग रिंग या सर्कुलर कह सकते हैं। अब इस सर्कुलर को ऐसे बना सकते हैं, सर्कुलर मतलब कोई सर्किल है तो सर्किल को हम लोग ऐसे बना सकते हैं। तो इसका अक्ष क्या होता है, तो सर्किल के केंद्र से जाने वाला अक्ष, तो इस सर्किल के तल के लंबवत एक रेखा जो इसके केंद्र से होकर जाता है वह इसका अक्ष कहलाता है।
तो मान लें कि ये अक्ष है और जो लूप है, इस लूप की त्रिज्या जो है a मान लिया जाए, और इस पूरे लूप को प्लस q आवेश दिया गया है, तो वो पूरा का पूरा आवेश जो है क्या होगा, इस सर्किल पे एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। इस पूरे लूप पे एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। अब यहाँ से x दूरी पे किसी बिंदु P पे अगर हम लोगों को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे, कितना होगा, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी। तो पूरा आर्टिकल क्या है कि किसी आवेशित बल के कारण इसके अक्ष पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसके लिए कैसे करेंगे हम लोग। तो इसके लिए लूप पर एक अल्प भाग लेते हैं। लूप एक सर्कुलर चालक है, इस पर अल्प भाग लेने का मतलब यह है कि एकदम एक छोटा सा भाग लेते हैं। अल्प भाग एकदम स्मॉलेस्ट, जितना भी पॉसिबल हो छोटा से छोटा उतना छोटा। कितना छोटा, तो ए बी टेंड्स टू 0, ए बी नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे ए बी को 0 के बराबर नहीं रखना, ए बी टेंड्स टू 0 मतलब ए और बी के बीच की जो दूरी है वह लगभग शून्य है, मतलब बहुत छोटी दूरी। तो एकदम छोटी दूरी पे हम यहाँ इस पूरे इस लूप पे एक अल्प ए बी लेंगे। तो इस ए बी पे स्थित आवेश की मात्रा कितनी होगी, तो आवेश की मात्रा जो भी अल्प होगी, और उस अल्प आवेश को अगर डेल क्यू मान लिया जाए, तो इस डेल क्यू आवेश के कारण सीधे बिंदु P पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, जो कि जबकि दूरी है r हो, तो बिंदु P पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हो जाएगा, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हो जाएगा E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डेल क्यू बाई आर स्क्वायर। यह वैद्युत क्षेत्र होगा। एक बार फिर थोड़ा सा इसको स्पष्ट किया जाए। माना ए त्रिज्या का एक लूप है, इस लूप के अक्ष पर केंद्र से आर दूरी पे एक बिंदु P स्थित है। हम लोगों को इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की मान की गणना करनी है। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कैसे निकालेंगे, तो इसके पहले हम लोगों के पास एक फार्मूला है कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, उसका गणना हम लोग करना जानते हैं। तो उसी सिद्धांत का प्रयोग जो इस लूप से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में करेंगे। तो लूप के कारण कितना होगा, उसके लिए हम लोग लूप को अत्यंत सूक्ष्म भागों में विभाजित कर लेंगे। तो इसका एक अल्प भाग अगर ए बी मिला, तो ए बी पर आवेश कितना होगा, तो आवेश भी एकदम अल्प होगा, क्योंकि ए बी की लंबाई बहुत कम है। अब इस डेल्टा क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो वैद्युत क्षेत्र का मान इतना होगा। वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये प्लस आवेश है, तो इसके लिए इससे दूर इस दिशा में वैद्युत क्षेत्र होगा। अब वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, तो सदिश राशियाँ जब भी x या y अक्ष के दिशा में नहीं होती हैं, तो उसको उसके दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है, आवश्यकता पड़ने पर, या दो घटकों में वियोजित होता है। तो इसको दो घटकों में वियोजित कैसे करेंगे लोग, तो यहाँ देखिए ध्यान से, अगर यह कोण थीटा है तो इसको आगे बढ़ाइए, और यह कोण भी शीर्षाभिमुख कोण से यह भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब ये थीटा होगा, तो इस ई का क्षैतिज घटक जो होगा वह इस कोण के साथ वाले घटक को क्षैतिज घटक कहते हैं, तो ये ई cos थीटा हो जाएगा इधर। इसका एक होगा ऊर्ध्व घटक, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो परपेंडिकुलर का या तो वो यहाँ इधर जाएगा ई cos थीटा। ठीक है। अब तक हम लोगों ने ए बी के कारण उत्पन्न बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दो घटक कर लिए, ई cos थीटा, यहाँ गलत हो रहा है, ई cos थीटा नहीं, ई cos थीटा तो वहाँ पे है ई sin थीटा होता है ऊर्ध्व घटक, ई sin थीटा। तो ई cos थीटा और ई sin थीटा दोनों हो गया। इसके बाद एक छोटा सा काम इसमें और है कि चूंकि यह लूप सर्कुलर है, तो इस ए बी के साथ केंद्र से जाते हुए एक रेखा खींचो, अर्थात इसके विपरीत दिशा में इसके व्यास के दूसरे सिरे पर एक दूसरा बिंदु उतनी लंबाई का मिल सकता है हम लोगों को, जिसको क्या मान लें, सी डी। सी डी क्या है, तो सी डी वही अल्प भाग है जो कि ए बी के एकदम उस सर्कुलर लूप पर विपरीत ओर स्थित है। इस पर आवेश कितना होगा फिर, तो आवेश वही होगा जो आवेश वहाँ पे है। तो इस आवेश के कारण बिंदु P पे वैद्युत क्षेत्र का स्थिति क्या होगा, तो इस बिंदु P के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा फिर ऐसे ही ई इधर होगा। फिर इस ई के इसके जैसे यहाँ भी दो घटक होंगे, एक होगा ई cos थीटा और इसका ऊर्ध्व घटक होगा इधर ई sin थीटा। अब ध्यान से देखिए, ई sin थीटा इन दोनों के बराबर और विपरीत होने के कारण क्या होंगे, निरस्त हो जाएंगे।
इस प्रकार इस सर्कुलर लूप पे जहाँ जहाँ कहीं पर भी आप एक अल्प अवयव लोगे उसके विपरीत दिशा में अल्प अवयव होगा और सबका ऊर्ध्व घटक जो है परस्पर मिलके क्या होगा, निरस्त हो जाएगा। ऊर्ध्व घटक मतलब ये पूरा ऐसे लंबवत ऊर्ध्व घटक ऐसे चारों दिशाओं में मिलेगा और हर ऊर्ध्व घटक के विपरीत एक दूसरा ऊर्ध्व घटक होगा। ये दोनों ये सभी परस्पर क्या होंगे, निरस्त हो जाएंगे। कौन वाले, ये ऊर्ध्व घटक। तो बचेगा क्या, ई काश थीटा। यानी कि बिंदु P पे कुल वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो P पर वैद्युत क्षेत्र का जो मान है, P पर वैद्युत क्षेत्र, P पर वैद्युत क्षेत्र E का जो मान है, ये सीधे सीधे ई काश थीटा, जितने भी ई काश थीटा के कंपोनेंट मिल रहे हैं उनको आपस में क्या करने पे, जोड़ने पे हम लोगों को बिंदु P पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ से आगे बढ़े तो E का मान यहाँ से मतलब डेल्टा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, और ये सिग्मा तो रहेगा, और काश थीटा का मान यहाँ से, तो काश थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, OP बटे AB, OP बटे AP, OP है x, अब बटे कितना R। अब यहाँ देखिए इसमें कुछ राशियाँ वेरिएबल है, कुछ राशियाँ कांस्टेंट हैं। जैसे ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, R भी यहाँ पे कांस्टेंट होगा, x भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि एक बार लूप लेके बिंदु ले लेने पे x, R और ये तीनों राशियाँ कांस्टेंट हो जाएंगी। तो बच कौन रहा है, बच रहा है ये Q के ऊपर ये समेशन कार्य करेगा और ये हो जाएगा सिग्मा डेल्टा Q बाई 4 पाई आर स्क्वायर, आर क्यूब हो जाएगा, आर स्क्वायर आर का आर क्यूब हो जाएगा, और यक्स तो रहेगा इंटू यक्स। अब सिग्मा क्यू मतलब इस छोटे से भाग पे जो आवेश हैं, इस प्रकार के आवेशों का योग कर लें हम तो सिग्मा क्यू मिलेगा। तो सिग्मा क्यू का मतलब क्या कि इस लूप को दिया गया कुल आवेश, तो लूप को दिया गया कुल आवेश कितना है, तो लूप को दिया गया कुल आवेश जो है क्यू है। तो यहाँ पे सिग्मा क्यू की जगह पे हम लिख सकते हैं क्यू यक्स बाई 4 पाई, देखिए यहाँ पे एप्सिलॉन छूट गया है, एप्सिलॉन नॉट और यक आर क्यूब तो होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे नीचे क्या होगा आर क्यूब। अब यहाँ ध्यान से देखिए AOP एक समकोण त्रिभुज बना रहा है, समकोण त्रिभुज बना रहा है, तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। तो इस त्रिभुज में आर स्क्वायर का जो मान होगा किसके बराबर होगा, तो वह A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के तुल्य होता है। तो इस मान को उठा के यहाँ पे अगर हम रख दें तो इस आर स्क्वायर को ऐसे भी लिखा जा सकता है, आर स्क्वायर है तो यहाँ पे A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पे पावर 1/2 भी लिखा जा सकता है उसको। तो आर के जगह पर अगर इतना मान रख के हम लोग समीकरण को हल करें तो हम लोगों को अब फाइनल एक सूत्र मिल जाएगा, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू एक्स बाई A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। यह है किसी लूप के कारण लूप के अक्ष पर उसके केंद्र से x दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसमें थोड़ा सा और समझ लिया जाए, क्योंकि वीडियो तो इसका पूरा हो ही गया है, इसमें थोड़ा सा और समय लिया जाए क्योंकि इस आर्टिकल को पूरा कर लिया जाए। यहाँ पे देखिए x बराबर 0, इसको इसके दो केस लीजिए। पहला x बराबर 0 मतलब क्या, x बराबर 0 मतलब P बिंदु जैसे जैसे इसके O के समीप आएगा x का मान घटता जाएगा। अब P बिंदु जैसे ही O पे पहुंचेगा x का मान घट के 0 हो जाएगा। x बराबर 0 पे तो यहाँ पे x 0 होगा, तो इस 0 से यहाँ पे A है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ x है केवल, इसलिए पूरा E का जो पूरा मान है वो पूरा का पूरा मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि वलय के आवेशित वलय के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होता है। अब देखिए, और यहाँ पे यक्स जो है हर में है, आवेशित वलय के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होता है, और ये यक्स जो है और जो है यक्स हर में है, तो यह भी बता रहा है कि यक्स बढ़ने पे ई का मान घटेगा। दोनों बातें हैं। ई का मान यहाँ केंद्र पे पहले ही ई का मान 0 है, अब आगे बता रहा है कि ई का मान जो है लगभग अनुक्रमानुपाती होगा 1/x² के। अगर इसको देखा जाए तो यक्स है, x पे घात 3 है, तो ये कुल मिला जुला के 1/x² ही है। तो पहले से ई का मान 0 है, अब घट के ई का मान अब कितना घटेगा, इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब कि पहले ही ई का मान 0 है और आगे भी ई का मान घटेगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक आंकिक मान है, वो एक धनात्मक राशि होना चाहिए, उसका मान पहले से ही 0 है, तो फिर घटेगा कहाँ से। तो यहाँ पे एक छोटा सा थोड़ा सा दिमाग से समझने वाली बात है, गणित का ये विषय है कि
ये जब राशियाँ इस तरह से आपस में रिलेटेड होती है जहाँ से ये पाना संभव ना हो कि ई का मान एक्स के ऊपर किस प्रकार निर्भर करेगा, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं मैक्सिमा मिनिमा की थियरी। मैक्सिमा मिनिमा की थियरी से इसको हल किया जाता है। तो पता ये चलता है कि x इक्वल टू a/2 पर ई का मान जो है ये मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है। x इक्वल टू a/2 मतलब केंद्र से इसके त्रिज्या के आधी दूरी के बराबर तक ई का मान, मान लीजिए यहाँ पे अगर वो बिंदु है तो यहाँ पे ई का मान अधिकतम होगा और फिर इसके बाद ई का मान घटेगा। मतलब इसको पूरा शुरू समझिए कि ओ से चलना जब हम लोग प्रारंभ करते हैं तो ओ से मान पहले बढ़ता है और फिर यहाँ अधिकतम होता है, फिर यहाँ के बाद ई का मान घटता है। तो यह है ई का दो स्थिति, दो केस कि ई का मान अधिकतम कहाँ होता है, ई का मान 0 कहाँ होता है और यक्स के मान के ऊपर किस प्रकार ई का मान जो है निर्भर करता है जब आवेश जो है एक वलय के ऊपर बिखरे होते हैं, फैले होते हैं। तो आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये 2 सूत्र, आपको 2 सूत्र बताया गया। एक बताया गया बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, दूसरा बताया गया इस आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र। अगले टॉपिक में अगले वीडियो में बात होगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।